5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने मौते हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर गुजरात के निकाय चुनाव के अंदर एआईएमआईएम ने एक तो नहीं बल्कि 14 सीटें जीत ली दोस्तों। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि अब एमआईएम के जीते हुए लोगों को लेकर और एआईएमआईएम के विचारधारा को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के सबसे तगड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ही पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को जमानत दिलवा दी गई है दोस्तों। बताएंगे कौन से तर्क दिए गए जिसका जवाब नहीं था कोर्ट के पास दोस्तों, और आखिरकार एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम को गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों। तो एआईएमआईएम की पहली बार गुजरात के अंदर जबरदस्त तरीके की शुरुआत हुई दोस्तों। बड़ी बात यह है कि एमआईएम ने कई सारी सीटों पर दबदबा दिखाया है और 14 सीटें एमआईएम ने पूरे गुजरात के अंदर जीती है दोस्तों, जिसमें भरूच जिले के अंदर 4 सीटें जीती है, भुज के अंदर 3 सीटें, सिका के अंदर 3 सीटें और मोडासा में 3 सीट और सिद्धपुर के अंदर 1 सीट जीती है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि एमआईएम के लिए ये गुजरात के हवाले से एक बड़ी अपडेट है और यही वजह है कि एआईएमआईएम के लोग जमकर जश्न भी मना रहे थे दोस्तों। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद अब एआईएमआईएम को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने कई सारे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि वडोदरा के बोरसाद के अंदर एमआईएम ने 1 सीट जीती थी और बोरसाद नगर पालिका जो आनंद जिले में आता है उसमें टोटल 36 सीटें थी दोस्तों। 36 सीटों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला दोस्तों। 36 सीटों में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिला और 17 सीटें उन लोगों को मिला जो आजाद होकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी आजाद उम्मीदवार जीते। और इसमें एमआईएम और आम आदमी पार्टी को भी सीटें मिली दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिली और एमआईएम को भी 1 सीट मिली। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए और उपाध्यक्ष बनाने के लिए 18 से ज्यादा का आंकड़ा यानी 19 का आंकड़ा चाहिए था दोस्तों। बीजेपी को कम से कम 2 और लोगों के सपोर्ट की जरूरत थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों को अपनी पार्टी में एमआईएम के साथ शामिल करवा लिया दोस्तों, यानी एमआईएम का 1 और बाकी 3 अन्य लोगों को शामिल करवाकर बीजेपी ने बोरसाद के नगर पालिका के अंदर खुद का मेयर और डिप्टी मेयर बना लिया है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी जीत होगी। लेकिन दूसरी ओर एमआईएम के कुछ जीते हुए उम्मीदवारों में से अगर एक इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, तभी तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर एक बार फिर से वोट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एमआईएम के और भी लोग इस तरीके से अगर पलटी मारेंगे तो फिर कई सारे सवाल खड़े होंगे कि एमआईएम अपने आप को देश के अंदर बीजेपी का विकल्प बता रही है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर उनके जीते हुए लोग भी पलटी मार रहे हैं और खासकर बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति जीतकर भी बीजेपी के साथ चला गया, तो इसे एमआईएम के विचारधारा को लेकर भी सवाल खड़े होंगे दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया है एमआईएम पर निशाना साधने का। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एमआईएम और कांग्रेस पार्टी को एक साथ आकर गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कई दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या पवन खेड़ा को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि बार बार पवन खेड़ा को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नोटिस भिजवाया जा रहा था। यहाँ तक कि दिल्ली में उनके घर पर 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स भेज दी गई दोस्तों, केवल और केवल गिरफ्तार करने के लिए। और यहाँ तक कि गुवाहाटी के हाईकोर्ट के जज ने गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट का समर्थन करते हुए कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो बेल मांगा गया था दोस्तों बेल की मंजूरी नहीं दी गई। इस पर अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पवन खेड़ा की ओर से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की भी कर रहे थे दोस्तों। अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत दिलवाने के लिए कई तरीके के तर्क दिए दोस्तों। इस बीच जो उन्होंने कहा वो ये कि गुवाहाटी के हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के अंदर वहां के जो जज हैं उन्होंने एक गंभीर पहलू को नजरअंदाज कर दिया। आगे कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की जिस तरीके से धारा 339 का जिक्र किया गया है इसका एफआईआर में कोई जिक्र तक नहीं है और कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि 339 के तहत मामला है, जबकि एफआईआर में यह बात लिखी नहीं थी। और वैसे भी जज ने 339 का हवाला देकर जमानत देने से मना कर दिया था। लेकिन 339 जिसका हवाला दिया गया वो तो अपने आप में एक जमानती धारा है, यानी अगर किसी पर 339 लगाया जाता है, 339 का मतलब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है कि उसने गलत तरीके के दस्तावेज दिखाए हैं किसी को बदनाम करने के लिए, तो ये मामला चलता है दोस्तों। ऐसे में 339 के तहत मामला चल रहा था तो ऐसे में बेल तो मिलना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि जो शुरू में एफआईआर लिखा गया था उसमें कहीं भी 339 धारा का जिक्र नहीं किया गया और हाईकोर्ट इस बात को लेकर गलत था कि उसने सरकारी वकील के कहने पर इस बात को मान लिया और गैर जमानती वारंट
वारंट जारी कर दिया। और बड़ी बात यह है दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये मामला प्रथम दृष्टा यानी पहली दृष्टि में पहले नजर में राजनीति से प्रेरित है। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन जैसे ही 4 तारीख को असम के अंदर सरकार बदलेगी दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। राहुल गांधी ने यह वादा किया था। तो कांग्रेस पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में आर पार की लड़ाई चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया दोस्तों। आरोप लगाया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नशे में है, यानी भगवंत मान विधानसभा के अंदर बोल रहे थे दोस्तों, लेकिन भगवंत मान के बयान के बीच में ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के शब्द लड़खड़ा रहे थे दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि अपने होश आवास में नहीं है मुख्यमंत्री भगवंत मान दोस्तों। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल और विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट करते हुए स्पीकर से कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता है दोस्तों बाजवा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अभी विधानसभा के सारे दरवाजे बंद कर दिया जाना चाहिए और एक मशीन मंगानी चाहिए, यानी जो पुलिस वालों के पास मशीन होती है जिसमें वो देखते हैं कि किसी ने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी, उस मशीन को लाया जाए, यानी टेस्ट करा जाए लिकर कि किसने शराब पी रखी है। और मुख्यमंत्री का भी टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने ये मांग की दोस्तों। कांग्रेस के नेता सुखपाल खेरा की मांग को बाद में खारिज कर दिया गया, लेकिन केजरीवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अग्रेसिव है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है जो अपने होशो हवास में नहीं रहता और पूरी तरीके से शराब दारू पीकर आता है और आम जनता का अपमान करता है विधानसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने उठाया है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से इस मामले को लेकर अपना विरोध जारी रखा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल भी कांग्रेस पार्टी की इस मांग के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। वैसे भी पंजाब के अंदर जो घटनाएं आजकल हो रही है और पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी कमजोर होती जा रही है, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर शिंदे वाला मामला देखने को मिले पंजाब के अंदर और पलटी मार ली जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के दबंग कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक पाला बदलने का प्रयास लगातार जारी है दोस्तों। चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि ब्रजभूषण सिंह ने खुद कहा था कि अगर हम लोगों को आप लोग बोझ समझते हैं तो एक बार कह दो, हमारी जरूरत नहीं है। ब्रजभूषण के इस बयान के बाद सवाल खड़ा उठता कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं और बीजेपी में असहज महसूस कर रहे हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह दोस्तों। दूसरी तरफ ब्रजभूषण भी अखिलेश यादव पर पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहे हैं और बीजेपी में खुद को असहज महसूस कर रहे ब्रजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी दोस्तों। इससे पहले ये समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश भर के अंदर, तो अब इनका ग्राफ नीचे, राजनीति का ग्राफ नीचे आ चुका है दोस्तों। केवल एक जिले में सिमट कर रह गए हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने विकल्प के तौर पर अपने आप को और खासकर जो पूर्वांचल के कुछ इलाके हैं दोस्तों वहां पर विस्तार करना चाहते हैं। अयोध्या का क्षेत्र है या आसपास का कैसरगंज और पूर्वांचल के कई हिस्से हैं दोस्तों, जहां पर पहले एक टाइम में दबदबा हुआ करता था ब्रजभूषण शरण सिंह का और क्षत्रियों के बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद से इनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी साइडलाइन कर दिए गए हैं। तो ब्रजभूषण अब नया रास्ता ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो बता दो, हम अपना अलग रास्ता ढूंढ लेंगे। और वैसे भी ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बेटी है वो नोएडा से चुनाव लड़ना चाहती है और नोएडा से चुनाव वो तभी लड़ पाएंगी जब उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा और समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी बची है जहां से वो टिकट ले सकते हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये क्या कुछ करते हैं दोस्तों। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के जाने के बाद यानी समाजवादी पार्टी में आने और बीजेपी से जाने के बाद पूरी तरीके से पूर्वांचल क्षेत्र के समीकरण बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मौलाना तौसीफ रजा की रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध मौत के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण ने कई सवाल खड़े किए दोस्तों। उश्र से लौटते समय बरेली रेलवे स्टेशन के पास उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मिले शव को लेकर सवाल खड़े हुए दोस्तों, क्योंकि जब उनका शव मिला उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया था और खतरे की बात कही थी। बरेली कैंट क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हो गया था दोस्तों। इसके बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। ये काफी गंभीर मामला हो सकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक हेट क्राइम का बड़ा मामला हो सकता है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।